हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है एमए फर्स्ट ईयर और जो आपकी बुक है वो MPS 02 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं, इंग्लिश में है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम। और इसका सेकंड चैप्टर है वो है उदारवादी एवं नव उदारवादी उपागम, लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोचेस जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी। जैसे कि आपको पता है मैं जितनी भी वीडियो लेकर आता हूँ वो शॉर्ट तरीके से लेकर आता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लेकर आता हूँ ताकि आप इनको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। तो इससे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाकर आपको अपलोड की थी। वो फर्स्ट चैप्टर जो था आपका वो था आपका यथार्थवाद के ऊपर था कि यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद के उपागम, तो उसके बारे में शॉर्ट तरीके से बताया था। तो सेकंड चैप्टर जो है आपका वो है उदारवाद एवं नव उदारवाद, और फर्स्ट चैप्टर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप एक तरीके से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। उदारवाद। उदारवाद का आरंभ विशेष अधिकारों पर आधारित मध्य युग की राजवंशी एवं सामंतशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ। तो वो सबसे मेन आपको पता होना चाहिए कि उदारवाद का जो आरंभ है वो कैसे हुआ। तो आरंभ होने का कारण यही था कि जो विशेष अधिकार जो दिए गए थे राजशाही और सामंतशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ था। और एक विरोध का मुख्य नारा था स्वतंत्रता अर्थात निरंकुश और बल प्रयोग करने वाली सत्ता से स्वतंत्रता और व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता। तो सबसे मेन है कि वो चाह रहे थे कि जो भी उनका मुख्य नारा था स्वतंत्रता अर्थात निरंकुश बल प्रयोग करने वाली सत्ता, जो भी निरंकुश है जिसका बल प्रयोग कर रही है उससे स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता की। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने विकास करने के लिए। नेक्स्ट है उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। तो ये समानता पर आधारित होती है। नेक्स्ट जो है उदारवाद एक ऐसा शब्द है जो जिसका प्रयोग वर्तमान विश्व में व्यापक पैमाने पर किया जाता है। ये शब्द आधुनिक वृद्धि और प्रगति के साथ संबंधित है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसी कारण से उदारवादी शासन के बारे में कहा जाता है कि वह शक्ति पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित होता है। तो उदारवादी शासन जो कहते हैं वो कहते हैं शक्ति पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित होता है और यह विभिन्न समुदाय एवं व्यक्तियों के अधिकार का आदर करता है। उदारवादी क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत सुधारवादी क्रमिक समाजवादी परिवर्तन में विश्वास रखता है और साथ ही उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान चाहते हैं। तो ये एक तरीके से इसका पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा बताया आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण बहुसंस्कृतिवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के कारण उदारवाद का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आमतौर से उदारवाद मुक्त व्यापार, संपत्ति के अधिकार, मुक्त बाजार, सीमित सरकार, कानून के शासन, पूंजीवादी आदि के समर्थन करता है। तो ये सबसे मेन है कि किस किस का समर्थन करता है उदारवाद, तो उसके बारे में एक तरीके से बताया गया है। तो ये मैंने अभी तक 5 पॉइंट समझाया है और इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो को, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो नेक्स्ट जो वो है अंतर्राष्ट्रीय नीति में के राजनीति के अध्ययन का उदारवादी उपागम की राजनीति अध्ययन कैसे होता है। तो सबसे मेन इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम का उदय उदारवादी विचारधाराओं की उपज के रूप में माना जाता है, मतलब कि उदारवादी उपज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट इसके आगे है, इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी उपागम में व्यक्तिगत समस्त क्रियाकलापों का केंद्रीय तत्व है और वह संपूर्ण प्रगति को व्यक्ति के हितों के संदर्भ में ही देखते हैं और मानव वृद्धि और विवेक में आस्था उदारवादी उपागम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको भी नोट आउट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है ग्रोसियस और जॉन लॉक ने उदारवाद को क्रमबद्ध दर्शन की शुरुआत की और लोक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद एक विशाल आंदोलन था जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों में अमेरिका पर ही पड़ा। उदारवादी दर्शन के अनुसार राज्य का प्रशासनिक दायित्व समस्त आवश्यक हितों को रक्षा करना है। सबसे मेन इसका दायित्व है कि समस्त जो हित है उनकी रक्षा करना। और उदारवादी उपागम का मानना है कि राज्यों के हित में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं और तथा कालचक्र के अनुसार शक्ति संबंध भी बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा आपको। इसका मानना है कि शासन का कुछ निश्चित कानूनी और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना पड़ा है, मतलब कि कोई भी जो नियम कानून है उनके अंदर में रहकर काम करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी उपागम में व्यक्ति समस्त क्रियाकलापों केंद्रीय तत्व होते हैं और वे संपूर्ण क्रांति का व्यक्ति के हितों पर संदर्भ में ही देखते हैं। नेक्स्ट है उदारवादियों के अनुसार मनुष्य पर शासन
उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता, मतलब कि जो शासन है वो उनकी सहमति पे नहीं हो सकता। वह इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो। तो सबसे उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है, जब जनता के हाथ में शक्ति होगी तभी वो शासन अच्छे तरीके से चल सकता है। नेक्स्ट है उदारवादी उपागम का मानना है कि राज्यों के हित की क्रम में परिवर्तन होते रहते हैं और ये कालचक्र के अनुसार शक्ति संबंधी बदलते रहते हैं। उदारवादी राज्य का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से पॉइंट बताए हैं। आगे लिख सकते हैं, उदारवादी उपागम मानता है कि खुली बातचीत, पारस्परिक निर्भरता, ऐच्छिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है और यह इन्हें स्थायित्व प्रदान करता है। उदारवादी शासन का सारी व्यवस्थाएं इस विशाल के आधार पर संचालित होती हैं कि मतभेद को आपसी बातचीत द्वारा दूर किया जा सके। नेक्स्ट जो है नव उदारवादी, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि उदारवादी और नव उदारवादी में क्या डिफरेंस है, तो आप बना के भी देख सकते हैं। जैसे कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक संपूर्ण यूरोप में उदारवाद की बोलबाला था, परंतु भयानक विश्व युद्ध के दौरान रूस में समाजवादी क्रांति और जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवादी एवं फांसीवादी का उदय और गहरे आर्थिक संकट के रूप में आर्थिक मंदी आदि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जिनके कारण उदारवादी विचारधारा को धक्का पहुंचा और दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा, क्रांति विरोधी और यथास्थिति की रक्षा का रूप धारण कर लिया और नव उदारवादी का विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे नव उदारवादी का विकास हुआ और नव उदारवाद का प्रकृति एवं सहयोग के संबंध में आशावादी दृष्टिकोण काफ़ी संकीर्ण है। वह वर्तमान परिस्थिति में भी में मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं तथा व्यक्तियों की शक्ति के विकास में उनकी रुचि है ताकि व्यक्ति समाज के हितों में भाग ले सके तथा सामान्य हित के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सके। और उनका मानना है कि उदारवादी शासन केवल ऐसे समाज में ही संभव है जब कानून और सार्वजनिक नीति लोकसभा के प्रति निरंतर सचेत रहे, मतलब उनके बारे में सोचती रहे। तो ये नव उदारवाद के बारे में बताया ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा भी आप जैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस बेस पर आता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उदारवाद के अंतर्निहित पूर्व मान्यताओं की पहचान करें। क्या क्वेश्चन लगता है कार्यात्मक और नव कार्यात्मक में अंतर। नव कार्यात्मक मतलब कि जो उदारवाद था उसमें किस प्रकार कार्य खत्म क्यों होता था और नए उदारवाद में कैसे होता था। अंतर्राष्ट्रीय नीति में संघर्ष समाधान के मुद्दे पर उदारवादी किस प्रकार स्पष्ट रूप से वर्णन करना उनका। तो और क्वेश्चन लगता है नव उदारवादी और परंपरागत उदारवादी विचारधाराओं में क्या अंतर है। जैसे यहाँ बताया दोनों में एक तरीके से डिफरेंस आ सकता है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन उदारवाद पे आता है और नव उदारवाद पर आता है। तो जितने ही मैंने पॉइंट बताया आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।